गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मराठी का सेकंड चैप्टर, मराठी इस विषय का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थ्यांनो, आज आपण मराठीचा दुसरा पाठ मी चित्रकार कसा झालो हे पाहणार आहोत। बघा, पाठाच्या परिचयाकडे जाऊ। परिचयामध्ये काय म्हटलंय? पाठाचे कवी आहेत ल म कडू, लक्ष्मण महिपती कडू। हे कवी, हे लेखक प्रसिद्ध चित्रकार आहेत, मराठीतील प्रसिद्ध चित्रकार आहेत। त्यानंतर त्यांची बाल साहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत। त्यांची झाड हे लहान मुलासाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक सुद्धा प्रसिद्ध आहे। लक्ष्मण महिपती कडू ये प्रसिद्ध लेखक आहेत। लक्ष्मण महिपती कडू ये प्रसिद्ध लेखक हैं और लेखक रहने के बावजूद भी उन्होंने बच्चों के लिए, बाल साहित्य के लिए कम से कम 30 पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित किया। और सबसे ज़्यादा उन्होंने छोटे बच्चों के लिए लहान मुलासाठी झाड यानी पेड़ यानी वृक्ष, ऐसा द्विभाषिक पुस्तक, मतलब 2 भाषाओं में ऐसा उन्होंने पुस्तक भी प्रकाशित किया है। नेक्स्ट बुक है उनका खारीचा वाटा, ये जो कथा संग्रह है। आगे देखिए, जॉर्ज कार्वर ये चरित्र है। जॉर्ज कार्वर का उन्होंने चरित्र भी लिखा है। रावीचा मोरे बाल साहित्य पुस्तक प्रसिद्ध है। अभी देखो, रावीचा मोरे जो बाल साहित्य के लिए, बाल छोटे बच्चों के लिए उन्होंने जो बुक है, जो पुस्तक है, वो प्रसिद्ध किया गया है। 2017 में खारीचा वाटा, मतलब 2017 में लेखक के इस कथा संग्रह को, यानी खारीचा वाटा, इस कथा संग्रह को लेखक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी 2014 यानी महाराष्ट्र शासन की तरफ से उनको दिया गया है। आगे देखो, 2017 में पुरस्कार दिया गया है और फिर से लेखक को 2014 में महाराष्ट्र की शासन की तरफ से वाङ्मय निर्मिति का साने गुरुजी जो पुरस्कार है, साने गुरुजी के नाम से जो चलने वाला पुरस्कार है, वो भी पुरस्कार लेखक को मिला है। आगे देखिए, और शेगाव में वो पुरस्कार मिला है। आगे देखिए, अहमदनगर येथे जानेवारी 1918 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्याचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे। अभी देखो क्या बोला गया है। अहमदनगर में जनवरी में 2018 को लेखक वहाँ पे अहमदनगर में बाल साहित्य का सम्मेलन भरा हुआ था और उस सम्मेलन का अध्यक्ष पद लेखक को मिला था। इतना समझ में आया? आगे देखिए अभी क्या बोला गया है। इस चैप्टर में आपको बताया क्या है। अभी देखो इस चैप्टर में क्या बताया है, 2 लाइन में आपको बताया गया है। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात। हे मार्ग लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितलेले आहे। लेखक जो है ल म कडू, लक्ष्मण महिपती कडू क्या बोलने जा रहे हैं इस चैप्टर में, आपको पूरी तरीके से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निसर्गाच्या सानिध्यात, मतलब नेचर के पास जाके आपके अंदर की जो उपजत कला है, यानी आपके अंदर जो कला गुण है, वो कला गुणों को बाहर लाने के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे मार्ग आपको ढूंढने के लिए, बहुत शोधण्याचे, मतलब ऐसे मार्ग आपको ढूंढने के लिए आपको खुद नेचर के पास जाना है। और नेचर के पास जाने के बाद इंसान के अंदर की जो उपजत कलाएं हैं, मतलब जन्मजात जो कलाएं हैं, वो कलाएं खुद म खुद क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। हे लेखकाने स्वानुभवातून पाठात सांगितले आहे। मतलब ये जो लेखक है स्वतःच्या अनुभवातून, लेखकाला हा स्वतःचा अनुभव लेखकाला आला होता, म्हणून लेखक तुम्हाला स्व अनुभवातून, मतलब लेखक आपको खुद को, लेखक को वहाँ पे ऐसा हुआ था, लेखक को खुद को लगा था कि निसर्ग के पास जाके जो भी कलाएं हैं वो कला खुद में खुद बाहर आती है, ऐसा लेखक को आपको बताना है। आगे देखिए,
चैप्टर जो है चैप्टर पढ़ने जाएंगे। इससे पहले देखो, मी चित्रकार कसा झालो, ये जो चैप्टर है, लेखक खुद बोल रहे कि मुझे चित्रकार बनने के लिए यानी मैं पेंटर बनने के लिए यानी चित्रकार बनने के लिए किस तरीके से बना हूँ इस चैप्टर में बता रहे हैं। आगे देखिए अभी क्या बोला है। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी उम्र का था। लेखक म्हणतात की मी तुमच्या वयाचा असताना मला जे घडलं, मी जे अनुभवलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। लेखक क्या बोल रहे हैं, मैं जब भी आपकी उम्र का था तभी मेरे साथ जो हुआ है वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी देखो लेखक क्या बोलेंगे। प्रथम निसर्ग, आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे। निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्ग ढुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसूक सापडतील। अभी देखो लेखक आपको क्या बोलने जा रहे हैं। लेखक काय म्हणतात, लक्ष देऊन ऐका। लेखक म्हणतात की निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नहीं। लेखक क्या बोल रहे हैं कि निसर्ग जो है, नेचर जो है, इस नेचर को आपको कभी भी भूलना नहीं है। नेचर को आप कभी भी भूल नहीं सकते हो और न भूल सकते हो, मगर नेचर के खिलाफ भी नहीं जा सकते हो, यानी नेचर को विरोध भी नहीं कर सकते हो। अगर नेचर को विरोध करोगे तो आपका फायदा यानी आपका भला कभी होगा क्या? नहीं होगा। यानी निसर्ग एक ऐसी महान शक्ति है क्योंकि इस निसर्ग से हमारा पालन पोषण यानी इस निसर्ग से हमारा पालन पोषण होता है। और देखा जाएगा तो निसर्ग आपल्याला नाना मतलब निसर्ग जो है यानी नेचर जो है, वही नेचर हम लोगों को बहुत सारी कलाएं सिखाता है। और ये जो कलाएं हैं निसर्ग के पास यानी ढूंढाड़, ये जो कलाएं हम लोगों को निसर्ग के पास जाके ढूंढने से मिलती है। हमारे अंदर खुद में खुद कलाएं होती हैं मगर वो हम लोग बाहर लाने की कोशिश नहीं करते हैं। और ऐसी कलाएं बाहर लाने के लिए निसर्ग के आपको पास जाना पड़ता है। और निसर्ग के पास जाने के बाद सर्जनाचा मतलब निसर्ग के पास जाने के बाद आपकी जो कलाएं हैं वहाँ पे आपकी कलाएं निर्माण हो सकती है। यानी निर्माण होने की चांसेस आपको सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। आपको आपसुक मतलब डायरेक्टली वो जो कला है आपकी बाहर निकलती है। आगे देखिए। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। अभी लेखक क्या बोल रहे हैं कि वो खुद की जो बातें हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक काय म्हणतात की माझी जी घडलेली गोष्ट आहे ती गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय। माझं प्राथमिक शिक्षण लहानशा एका खेड्यात झालं। लेखक क्या बोल रहे हैं, देखो कि मेरा जो प्राथमिक का जो पढ़ाई है यानी मेरा जो बचपन का पढ़ाई है वो बचपन का पढ़ाई एक छोटे से गांव में हुआ है। मतलब क्या, लहानशा खेड्यात। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य व सुसंस्कृत होतं। लेखक बोल रहे की मेरा जो पढ़ाई माझं जे शिक्षण एका छोट्याशा खेड्यात झालं ते खेडं अतिशय निसर्गरम्य निसर्गाने नटलेलं आणि सुसंस्कृत होतं। ते जे खेडं आहे ते खेडं निसर्गाने नटलेलं होतं आणि त्या निसर्गाच्या सानिध्यात राहणारी लोकसुद्धा विचारशील होती, विवेकबुद्धीची होती, असं लेखकाला आपल्या खेड्याबद्दल सांगायचं आहे। लेखकाने आपल्या खेड्याचं वर्णन केलेलं आहे। पुन्हा बघा, घनदाट जंगल, दुतडी भरून वाहणारी नदी। पुन्हा लेखक सांगतात की माझ्या गावामध्ये, माझ्या छोट्याशा गावामध्ये
नदी ही दुथडी भरून वाहत आहे. दुथडी म्हणजे पूर्णपणे भरलेली. आणि ही नदी वाहते वेळेस त्या ठिकाणी निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद. लेखकाला सांगायचं आहे की माझ्या गावामध्ये दुथडी भरून वाहणारी नदी आणि त्या नदीच्या जवळ निसर्ग हा निळे डोंगर आहे आणि जिकडे पाहाल तिकडे हिरवी रानं आहेत. आणि हिरवी रानं, घनदाट जंगल, निसर्गरम्य वातावरण, दुथडी भरून वाहणारी नदी, पूर्ण भरलेली वाहणारी नदी, हिरवं रान, हे पूर्ण निसर्ग बघून लेखकाला खूपच आनंद होतो. लेखक म्हणतात आनंदी आनंद. आगे देखो क्या बोल रहे. अशा वातावरणात माणसाची सर्जनशीलता उफाळून आली तर नवलच. अभी ऐसे निसर्ग में, ऐसे कल्चर में लेखक का बोलने का मतलब है कि इंसान के अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो निर्माण इंसान के अंदर की जो निर्माण होने वाली शक्तियाँ हैं, वो जो शक्तियाँ हैं खुद में खुद क्या हो जाती है, बाहर आती है. और बाहर आने के बाद उस समय उस इंसान को नवलत मतलब उस समय उस इंसान को आश्चर्य लगता है. यानी आश्चर्य, नवल मतलब क्या, आश्चर्य. उसको उस समय धक्का लगता है. ये लेखक को बताना है. आगे देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं. माझा एक मित्र होता. आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार. उसी गांव में लेखक का एक बचपन का फ्रेंड था. उन सभी लेखक और लेखक के फ्रेंड को लगता था कि हम लोग भी क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे या पेंटिंग बनाएंगे. मगर पेंटिंग बनाना है, निसर्ग के पास जाएंगे तो पेंटिंग पेंटिंग बनाने की चीज़ें भी होनी चाहिए. तो लेखक क्या बोलते कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम लोग जो पेंटिंग है, जो चित्र है, कैसे बना पाएंगे. मतलब कुछ नहीं कर पाते थे. आगे देखो. आमच्याकडे कसली साधन नव्हती. पेन्सिल, ब्रश, रंग हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता. अभि देखो, ज्यावेळेस तुम्हाला चित्र काढायचं आहे त्यावेळेस तुमच्याकडे साधने असतात. पेन्सिल असतं, रंग असतो, ब्रश असतो, ही साधने असतात. मग ही साधने असल्यावर चित्र काढता येतात. अभी लेखक निसर्ग के पास गए, नेचर के पास गए, तो नेचर के पास जाने के बाद लेखक के पास पेंसिल है, ना रंग है, ना ब्रश है. ये जो चीज़ें हैं लेखक के पास वहाँ पे नहीं थी. सोडाच मतलब उनको वहाँ पे मिली नहीं थी. सादा कागज ही नव्हता. मतलब अभी ये जो चीज़ें हैं, पेंसिल है, रंग है, ब्रश है, ये जो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी. मगर इन चीज़ों के साथ भी ये चीज़ें अगर रहेगी भी, मगर पेंटिंग या चित्र बनाने के लिए कागज़ तो लगेगा. और ये भी कागज़ भी वहाँ पे लेखक को नहीं मिलता था. अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहायची एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची. अभी लेखक के बचपन के टाइम में लेखक को पढ़ने के लिए, लेखकाच्या लहानपणी लेखकाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या वेळेस लेखकाला अभ्यासासाठी फक्त एकच वही मतलब नोटबुक, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, एक पाटी असायची. और उस पुट्टे के ऊपर यानी उस पाटी के ऊपर लेखक को लिखने के लिए एक पेंसिल दिया जाता था. और वो पेंसिल के जो टुकड़े यानी लिखते 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 पेंसिल के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे, उन टुकड़ों को लेखक को संभाल के रखना पड़ता था. क्योंकि उसको संभाल के रखेंगे नहीं तो दूसरी पेंसिल यानी दूसरी पेंसिल मिलती नहीं थी. इसलिए उन टुकड़ों को संभाल के रखना पड़ता था. आगे देखिए. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असायचा की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची, ना घरातल्या वात्रटपणा वाटायचा. अभी देखो लेखक लास्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं. बचपन के टाइम में हम लोगों को चित्र बनाने की बहुत आदत थी. लेखकाला लहानपणी चित्र काढण्याची खूप आवड होती. आणि ही आवड पूर्ण करण्यासाठी लेखकाजवळ पेन्सिल नसायचं, ब्रश नसायचं, रंग नसायचा.
किंवा कागदही नसायचं. लेखक को अपना शौक पूरा करने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए पेंसिल नहीं था, रंग नहीं था, ब्रश नहीं था, ना कागज ही नहीं था, कागज भी नहीं था. मगर अगर ये पेंटिंग जो बनाना, ये जो चित्र जो बनाना है, अगर बना भी लिया, मगर बनाने के बाद भी हमारे स्कूल में ये जो चित्र काट ले ली, ये जो हमने चित्र बनाया था, ये जो हमने पेंटिंग अगर बना भी लिया, उस समय हमारे शिक्षक, मास्टर मतलब टीचर को कभी भी अच्छी नहीं लगती थी. यानी उस टीचर को हमने जो पेंटिंग बनाई है वो कभी भी अच्छी लगती नहीं थी. टीचर को तो अच्छी लगती ही नहीं थी, मगर हमारे जो घर के मेंबर हैं उन लोगों को भी ये बहुत बुरी लगती थी, अलग किस्म की लगती थी. उनको ये जो छोटे बच्चे चित्र बना रहे, ये उनको पसंद नहीं था. ये सब लेखक ने इस पैसेज में बताया है.